ही गाइस, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के साथ साथ हम इसके क्रिटिसिज्म और इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। और इसे हम जैविक सिद्धांत या सावयव का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, जो एक ब्रिटिश थिंकर हैं, उनके द्वारा प्रपाउंड की गई है। और इसमें उन्होंने बताया है कि एक जो सोसाइटी होती है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की तरह होती है। ठीक है, अर्थात उन्होंने ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी का कंपेयर किया है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और इनका जो टेन्यूर था, पूरा जो जीवन काल था, वो 1820 से स्टार्ट था और 1903 तक था। ठीक है, इट मीन्स इनका बॉर्न 1820 में हुआ था और इनकी डेथ 1903 में हुई थी। ठीक है, और इनका जो बॉर्न था वो इंग्लैंड में हुआ था and he was recognized as one of the important social philosopher of the 19th century। ठीक है, मतलब 19वीं शताब्दी के सबसे इम्पोर्टेंट सामाजिक दार्शनिक थे। ओके, और इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कैसे वो हम इस थ्योरी में समझने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो पूरी सोशल इवोल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, and he is famous for his theory of social evolution and organismic analogy in the study of sociology। ठीक है, मतलब समाज शास्त्र में दो थ्योरी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है सोशल एवोल्यूशन की, मतलब सामाजिक उद्विकास की। ठीक है, और दूसरा है ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। ठीक है, अर्थात जैविक सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी पर डिस्कस करने वाले हैं और जो सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इस प्रकार ये था इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं इनकी थ्योरी की ओर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारी सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, अर्थात एक ह्यूमन बीइंग की तरह है। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ईयर हो गए, आईज हो गई, नोज हो गए, टंग्स हो गए, ब्रेन हो गए, लीवर हो गए, हार्ट्स हो गए, किडनी हो गया, डाइजेस्टिंग सिस्टम हो गया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं ये पार्ट्स ही मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और इन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इसी प्रकार जो है जो सोसाइटी होती है उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स से ही एक सोसाइटी मिलकर बनती है। जैसे रिलीजन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंडिविजुअल हो गए, एजुकेशन सिस्टम हो गया, लैंग्वेज हो गया, कस्टम हो गया, कल्चर हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। ये सभी मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, और इन सभी के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, एंड जिस प्रकार एक बॉडी का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे कि आप हार्ट को ले लो, तो उससे जो पूरी बॉडी है वो इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें भी अगर उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है तो जो पूरी सोसाइटी है वो इफेक्टिव हो जाती है, मतलब फिर वो एक हेल्दी सोसाइटी नहीं रहती, वो इवोल्यूशन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है, जो सोसाइटी है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह होती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रही हूँ, यदि आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आगे इन्होंने इस थ्योरी में समानताएं बताई हैं कि एक बॉडी में और एक सोसाइटी में क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, दोनों के किस प्रकार से सेम फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर,
जिस प्रकार एक जो बॉडी होती है, जो एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, ठीक है, कोशिकाओं से बनी होती है। तो जिस प्रकार एक बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है, कोशिका होती है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारी सोसाइटी होती है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, व्यक्ति होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो सोसाइटी कहाँ से बनेगी। इसी प्रकार जब जब सेल ही नहीं रहेगा तो बॉडी नहीं रहेगी, ठीक है। तो बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो सेल होता है, और उसी प्रकार हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, व्यक्ति होते हैं। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। इन दोनों में 3 सिस्टम कॉमन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। मतलब एक बॉडी में और एक सोसाइटी में 3 सिस्टम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनके एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो उनमें कैसे समानताएं हैं, तो ये सिस्टम्स हैं सस्टेनिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब एक जो बॉडी है या फिर एक जो सोसाइटी है वह किस तरह से अस्तित्व में बनी रहती है, ठीक है, जो हमारा सस्टेनिंग सिस्टम होता है। और सेकंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब वो किस तरह से उसके जो पार्ट हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है रेगुलेटिंग सिस्टम, मतलब किस तरह से जो हमारी बॉडी है या फिर जो सोसाइटी है वो कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है, ठीक है, रेगुलेटिंग सिस्टम। तो एक एक सिस्टम पर हम बात करते हैं और देखते हैं इनमें क्या समानताएं हैं, क्या इक्वलिटी दोनों में है, ठीक है। तो पहला है सस्टेनिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे एक बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फूड, ठीक है। एक बॉडी को फूड मिलेगा और वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी एक बॉडी अस्तित्व में बनी रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए फूड क्या है? मतलब एक सोसाइटी को बहुत सारा फूड कहाँ से मिलता है? तो वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सोसाइटी को फूड मिलता है जिससे जो सोसाइटी है वो अस्तित्व में बनी रहती है। अगर यही एग्रीकल्चर ना हो तो जो सोसाइटी में कौन है? इंडिविजुअल्स हैं, उनको फूड नहीं मिलेगा, और उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से एक जो ह्यूमन बीइंग, एक जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो होता है उसके लिए फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर फूड नहीं रहेगा तो व्यक्ति की जो बॉडी है वो अस्तित्व में नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, मतलब कृषि, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, और जब इंडिविजुअल्स ही नहीं रहेंगे तो सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये था दोनों का सेम सस्टेनिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो एक जो बॉडी होती है, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मतलब जब ब्लड पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है तभी वो जो बॉडी है वो विकास कर पाती हैं, और अगर यही ब्लड ना जाए उन तक तो वो पार्ट्स डैमेज हो जाएगा, वो पार्ट इवोल्यूशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या है? अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। जिस प्रकार से वहाँ पर ब्लड था वो सारे पार्ट्स में जाता था, क्योंकि फूड खाने के बाद उसमें से जो भी मटेरियल होता है वो सब ब्लड में मिल जाता है और फिर ब्लड उन्हें सभी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से ही जितने भी पार्ट्स होते हैं सोसाइटी के, जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के, उन सभी तक जो गुड्स होता है वो पहुंच पाता है। अगर यही गुड्स उन तक ना पहुंच पाए तो वो इवोल्यूशन नहीं कर सकते। इस प्रकार से दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी है। अब देखते हैं थर्ड जो कि है रेगुलेटिंग सिस्टम। ये दोनों में किस प्रकार से समान है? तो अगर बॉडी के रेगुलेटिंग सिस्टम की बात करें तो बॉडी को कौन रेगुलेट करता है? वो है हमारा ब्रेन, ठीक है। एक ब्रेन ही, एक मस्तिष्क ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारी सोसाइटी होती है उसमें गवर्नमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोनों में इक्वलिटी पाई जाती है। ओके, क्योंकि अगर एक बॉडी में ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वो फिर बॉडी किसी काम की नहीं होती, फिर उसका कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता। ठीक है, उसी प्रकार अगर किसी भी सोसाइटी में गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, नहीं रह जाती है, तो फिर वो सोसाइटी विकास नहीं कर पाती, क्योंकि उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोनों में इक्वलिटी है। ओके, तो इस प्रकार से ये तीनों सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों में समान है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। जिस प्रकार पुरानी सेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब जो कोशिका होती है, एक बॉडी किससे बना होता है, कोशिका से ही बना होता है, सेल से बना होता है। तो बॉडी में जब हम कुछ खाते पीते हैं, फूड लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें नई नई सेल्स बनती रहती हैं। ठीक है, तो पुरानी सेल्स खत्म हो जाती हैं और नई सेल फिर से बनती हैं। ठीक है, तो एक बॉडी जो है इसी से अस्तित्व में बना रहता है। ओके, तो उसी प्रकार एक सोसाइटी में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति खत्म होता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाते हैं, नए का बॉर्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सोसाइटी है वो अस्तित्व में बनी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वलिटी क्या है। जिस प्रकार एक जो बॉडी होती है वो तभी एक हेल्दी बॉडी होती है जब उसके सभी पार्ट अच्छे से फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गई, ये सब अगर अच्छे से फंक्शन करते रहते हैं तो हमारी बॉडी विकास की ओर आगे बढ़ती है और विकास करती है। ठीक है, और वो एक हेल्दी बॉडी होती है। उसी प्रकार जो हमारी सोसाइटी है उसके जब सभी पार्ट अच्छे से फंक्शन करते हैं, अपने अपने फंक्शंस करते हैं, तभी वो सोसाइटी विकास की ओर आगे बढ़ती है और एक हेल्दी सोसाइटी होती है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, ये सभी अगर अपने फंक्शंस अच्छे से करते रहते हैं तभी वो हेल्दी सोसाइटी जाके बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी इक्वलिटीज़ एक सोसाइटी और एक ह्यूमन बॉडी के बीच में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है इसकी, तो एक व्यक्ति का जो जन्म होता है, एक व्यक्ति का जो बॉर्न होता है, मतलब एक जो बॉडी होती है वो कैसे बनती है, जब एक मेल और एक फीमेल मीट करते हैं। ठीक है, तभी एक बॉडी जो है बॉर्न होती है। लेकिन सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता, मतलब सोसाइटी का बॉर्न तो इस तरह से नहीं होता। तो इस प्रकार से ये हो गई इसकी पहली क्रिटिसिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्रिटिसिज्म। जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका जो प्लेस होता है वो पहले से ही श्योर होता है कि इन्हें कौन सा कार्य करना है, इन्हें कौन सा फंक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट्स जितने भी हैं उन सभी के जो फंक्शन हैं वो निर्धारित है, वो डिटरमिन्ड है। जबकि जो व्यक्ति होता है, समाज में जो पर्सन होता है, उसका प्लेस तो निश्चित नहीं होता, श्योर नहीं होता, उसे खुद ही अपना स्थान समाज में बनाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई दूसरी क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं थर्ड क्रिटिसिज्म। जो बॉडी के एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई डिफरेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि डिजायर हो गई, कॉन्शियसनेस हो गया, वो ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, सोसाइटी के एलिमेंट्स मतलब इंडिविजुअल्स हो गए, व्यक्ति हो गए, पर्सन हो गए। ठीक है, व्यक्ति के पास अपनी खुद की इच्छा होती है, डिजायर होती है, कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है और फ्रीडम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी इनकी क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं। ठीक है, अब देखते हैं इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, महत्व क्या है इसका। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इसकी, अकॉर्डिंग टू द अबव क्रिटिसिज्म इट कैन नॉट बी सैड दैट दिस प्रिंसिपल हैज़ नो वैल्यू। मतलब जो हमने अभी तक इसकी क्रिटिसिज्म किया इतनी सारी, उसके अनुसार हम यह नहीं कह सकते कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, In fact, this theory is useful in explaining the nature of state and the relationship between the individual and the state. ठीक है, जो ये थ्योरी है ये राज्य के स्वरूप तथा व्यक्ति व राज्य के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है।
एंड सेकेंड इसकी इम्पोर्टेंस है, in this theory it has been told that society is not just a group of scattered individuals। ठीक है, मतलब इस थ्योरी में यह बताया गया है कि जो सोसाइटी है वो केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है। ऑल ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी पीपल्स हैं सोसाइटी में वो सभी एक तरह से आपस में संबंधित है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी इस थ्योरी की इम्पोर्टेंस। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये थ्योरी। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।